आपका नए परिवार एग्जामिनेशन हब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों कवर पेज पे देख पा रहे होंगे जो आज का टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, तो वो है प्रस्तावना या उद्देशिका। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक, जहां पे हम लोगों ने क्या देखा, भारत का संवैधानिक विकास, उसके पश्चात हमने क्या देखा, संविधान का निर्माण। ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया। जो अभी तक ये टॉपिक न पढ़ा हो बाबू जाकर पढ़ लो। और मैं आपको बता दूं जो ये क्लास चलाई जा रही है ये यूपीएसआई, यूपीपी और यूपी ट्रिपल एस 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए सभी दोस्त जुड़कर यहाँ से जितने भी आपके टॉपिक, जितने भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हो यहाँ से कवर करें, क्योंकि यहाँ पे PYQs भी कराया जाता है थ्योरी के साथ साथ। आप लोग देख सकते हैं लिखा है क्या, थ्योरी प्लस टॉप 10 प्रश्न। मतलब जितने भी PYQ है टॉप 10 में ही PYQ को, जितने भी PYQ और बचते हैं उनको भी बता दिया जाता है दोस्तों, और जो इतना और प्रश्न बनेगा वो भी बता दिया जाता है। हालांकि अगर आप PYQ नहीं कर रहे हैं, केवल मैं जो पढ़ा रहा हूं थ्योरी, मात्र आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बनाता हूं बाबू, बहुत ज्यादा मैं समय लेता नहीं। उसी में मैं आपको इतना दे दूंगा कि आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है प्रस्तावना, उसके बारे में जानते हैं कि प्रस्तावना है क्या, उद्देशिका है क्या। दोस्तों अगर मैं प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में बात करूं, प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में बात करूं, तो प्रस्तावना को किसने पेश किया था, तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको संविधान सभा की तीसरी जब बैठक हुई, क्या बाबू, तीसरी जब बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में प्रस्तावना या उद्देशिका को वहां पे प्रस्तुत किया। इसको किसने प्रस्तुत किया था, क्या बताओगे, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना को पेश किया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं बात करूं बाबू ये प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रस्तावना का जो भाषा है वो कहां से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर उद्देश्य पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे अमेरिका। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया से इसका भाषा लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में इसे पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, अपनाया गया इसको। ठीक है, चलिए अब देखो बाबू, अब विवाद हुआ प्रस्तावना या उद्देशिका को लेकर। क्या विवाद हुआ कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है, संविधान का अंग माना जाए या संविधान का अंग नहीं माना जाए। तो हुआ क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो हमारी प्रस्तावना में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उसको जानते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेरूबारीवाद 1960 में क्या हुआ, केशवानंद बनाम भारती केरल राज्यवाद उसमें क्या हुआ 1973 में। ठीक है, दोनों बताऊंगा। उससे पहले प्रस्तावना, अभी तक जो भी जितने भी बच्चे चाहे सरकारी किताब लिया होगा, तो वहां पे एनसीईआरटी किताब लिया होगा, वहां पे प्रस्तावना सबसे आपके सिलेबस से पहले ही पेज पे ये लिखा रहता है, क्या, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र का राज बनाने के लिए उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्या है, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना का अर्थ होता है बाबू एकदम प्रारंभिक चीज। ठीक है, चलिए, हाँ, आप कभी भी कुछ भी अब बनाते हैं किसी टॉपिक पे, अगर आप इसे लिखते हैं सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। वैसे ही संविधान की ये प्रस्तावना है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ क्या हुआ। देखिए क्या लिखा है, हम भारत के लोग, मतलब हम मतलब जनता। ठीक है बाबू, हम भारत को लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, आगे मैं एक एक शब्दों को बहुत अच्छे से विश्लेषण करूंगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों
को क्या दिलाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। मतलब देखो मैं इस तरीके से लिखवाया हूं कि ये अगर न्याय के बारे में बात किया तो न्याय कितने प्रकार के हो गए, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक। अब मैं आपको बताऊंगा अभी न्याय कहां से लिया गया है। तो न्याय लिया गया है रूस के संविधान से। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 1 2 3 4 5। मतलब कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कहां से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर में आपको समानता देखने को मिलेगा। तो समानता कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, ये पूछा जाता है। बंधुत्व कितने प्रकार के हैं, जो ये बंधुता है, बंधुत्व कितने प्रकार के, तो 1 प्रकार का है बाबू, ध्यान देना, ठीक है। चलिए, संविधान कब अंगीकृत हुआ, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कब अंगीकृत हुआ, कब अधिनियमित हुआ, कब आत्मार्पित हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना। अब आगे देखते हैं एक एक शब्द को। उससे पहले बेरूबारीवाद, बेरूबारीवाद 1960 में क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो जरूरी बातें हैं बाबू बस वही जानो, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबारीवाद में यही पूछेगा आपसे किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, बेरूबारीवाद जो 1960 में हुआ था वहां पे क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद 1973 में एक आता है क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यहां पे क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा इसकी जो मूल संरचना है उसमें हम लोग संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन जो नए शब्द जोड़ना हो उसमें हम संशोधन करके उसको जोड़ सकते हैं। मतलब जो मूल प्रस्तावना है उसमें हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, ये कब कहा गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो कब हुआ था, 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है बाबू, बहुत बार पूछा है, ध्यान देना। अब आगे देखते हैं। हाँ, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे संविधान की आत्मा क्या है, तो आपको बताना है प्रस्तावना। बट अगर पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसमें निहित है, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है, निहित है। लेकिन आपसे अगर पूछे, केवल पूछे संविधान की आत्मा, अगर भीमराव अंबेडकर नहीं लिखा गया कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तब आपको क्या बताना है, प्रस्तावना या उद्देशिका, दोनों एक ही चीज होता है, उसी का नाम प्रस्तावना है या उद्देशिका है। हाँ, ध्यान देना। संविधान की आत्मा कौन कहा, तो बाबू कौन कहा, ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास क्या कहा, संविधान की आत्मा। अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा, संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी। संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो संशोधन कब हुआ वो मैं आपको बताता हूं। ये संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1976 में, 4/2/1976 में, उसमें संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष, या इसी को कहा जाता है पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष एक ही चीज होता है। मैं आपको आगे समझाता हूं, आगे फ्लो चार्ट में पूरा समझाता हूं आपको क्या क्या होता है। देखिए एक एक शब्द को अब हम लोग सीखते हुए चलेंगे। आपने क्या वहां पढ़ा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है बाबू, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अपना आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, इसका मतलब भारत का, जो भारत के अंदर जो राज्य हैं उनका निर्णय लेने के लिए, और बाहर, भारत के बाहर, जैसे भारत का किसी देश के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा है, जैसे अभी आपने देखा है भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था बाबू, तो वहां पे भारत खुद अपना निर्णय ले रहा था
कि मुझे स्ट्राइक कैसी करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, क्या स्ट्राइक करनी है। तो अर्थात इसका कहने का ये मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि आप अंदर और बाहर दोनों तरीके से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, मतलब आप गुलाम नहीं है, किसी देश के अधीन नहीं है। ये किसका अर्थ होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है। ठीक है, हाँ याद हो गया होगा। अब पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष एक ही चीज होता है। देखो बाबू, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष क्या होता है कि संविधान जो है वो किसी एक धर्म को नहीं मानेगा। जितने भी धर्म है, कोई भी राज्य एक धर्म को नहीं मानेगा। जितने भी धर्म है सभी का क्या करेगा? सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा। ध्यान देना। सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा। कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र एक धर्म को नहीं मानेगा। ध्यान देना। लोकतंत्र के बारे में बात करूं तो लोकतंत्र की परिभाषा आपको पता होगा। अब्राहम लिंकन द्वारा क्या है? जनता के लिए, जनता द्वारा जनता पर शासन करना ही क्या है? लोकतंत्र है। मतलब लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जनता ही सब कुछ है। हम आप जैसे आम जनता है, हम आप में से ही राजा चुना जाएगा, जो शासन प्रशासन हम पर करेगा आम जनता में से ही चुना जाएगा। चूज कौन करेगा? जनता करेगी, हम ही चूज करेंगे। और जिसको हम लोग चुनेंगे वो शासन किस पे करेगा? तो हम पे ही तो शासन करेगा। इसीलिए क्या होगा? जनता के लिए, जनता पर, जनता द्वारा शासन करना। ये आपको शब्द देकर पूछेगा कि ये किसने कहा, तो आप क्या बताएंगे? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन द्वारा इस शब्द को कहा गया था। तो लोकतंत्र का अर्थ मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का प्रशासन, जनता का शासन, जनता का प्रशासन। ठीक है। अब क्या है? गणराज्य। गणराज्य या इसी को क्या कहा जाता है? गणतंत्र। गणतंत्र। देखो बाबू, गणतंत्र का मतलब भी होता है क्या? गण मतलब भी होता है जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन क्या कहा जाएगा? गणतंत्र। अब देखना ये गणतंत्र होता क्या है। देखो, एक होता है गणतंत्र, एक होता है राज्यतंत्र। गणतंत्र का अर्थ ये होता है ऐसी शासन व्यवस्था, समझाता हूं आपको, ऐसी शासन व्यवस्था जो वंशानुगत न हो, वंशानुगत न हो। मतलब जनता द्वारा चुना जाए, जो हम पे शासन करेगा। आखिर ये जो आप देखते हैं निर्वाचन प्रणाली बनी क्यों है? वोट डालने का अधिकार हमें दिया क्यों गया? कि हम चूज करेंगे कि हम पर शासन कौन करेगा। चाहे नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री का, तो उनको कौन वोट दिया? जनता ने वोट दिया, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने, हम पे शासन कर रहे हैं। क्या राजा का बेटा राजा बना? जैसे पहले के समय में क्या होता था, जो राजा बन गया, जो हम पर शासन कर रहा है, उसी का लड़का उत्तराधिकारी होगा। तब उस समय को इस प्रशासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था? राजतंत्र। लेकिन अभी क्या है? गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ क्या हुआ? ऐसी शासन व्यवस्था जो वंशानुगत न चले, जो जनता के आधार पर चुना जाए, जो काबिल होगा उसे ही चूज किया जाएगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता जिसे चूज करेगी वो राजा बनेगा। चलिए, क्लियर हुआ? गणराज्य क्या है? क्लियर हुआ ना? आगे देखते हैं। समाजवादी। 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 समाजवादी का अर्थ क्या होता है बेटा? जो समाज के प्रति अपनी सकारात्मक सोच रखे। इसका मतलब जो समाज के बारे में सोचे उसे क्या कहा जाता है? समाजवादी। ठीक है, चलिए। 3 शब्द को जोड़ा गया था, मैंने क्या बताया? जब संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ एक बार, कब हुआ? बेलसहमा संविधान संशोधन 1976 में। तो वहां भी 3 शब्दों को जोड़ा गया। उन 3 शब्दों को क्या क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे क्या क्या? समाजवादी, अखंडता एंड पंथ निरपेक्ष। अखंडता का क्या मतलब हुआ कि भारत में जितने भी राज्य हैं, अखंडता का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? कि कोई भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनका खंडन नहीं किया जा सकता। अर्थात भारत राज्यों का संघ है। या आप पढ़ते होंगे, या आप संविधान
संविधान की पहले अनुच्छेद में देखे होंगे क्या कहा जाता है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का एक यूनियन है, इसी के कारण कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, इसीलिए अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है बाबू, कि हम आजाद हैं अपना निर्णय लेने के लिए। अब प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की। अब वो कौन कौन सी है, धर्म, उपासना, सब बताऊंगा आपको, विश्वास, धर्म, उपासना, विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब बोलना, विचार और अभिव्यक्ति। 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 कौन, धर्म, उपासना, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है, निम्न में से प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। अब आपको 3 दे दिया, धर्म दे दिया, उपासना दे दिया, विश्वास दे दिया, और जो एक चौथा नहीं होगा वो दे देगा। तो इसको आप लोग एक बार जरूर से देख लेंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है, तो बाबू चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे समता हो, या बंधुत्व हो, क्या हो, बंधुत्व या बंधुत्व हो, यह तीनों शब्द आपके कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब सभी लोग हमको बताएं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका ईयर बताएं मुझे, ठीक है। हाँ, अब देखो बाबू, अगर मैं समता के बारे में बात करूं, समता या समानता एक ही चीज होता है। समानता मतलब कि कोई भी व्यक्ति होगा सबका बराबर सम्मान होगा। अब समता कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का कौन सा समता या समानता होता है, तो एक होता है कौन सा, प्रतिष्ठा, किसी के मान सम्मान में कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान रूप से माना जाएगा। और एक प्रकार अवसर। अवसर का अर्थ क्या हुआ, जैसे आप सरकारी नौकरी करते हैं या कोई भी प्रतियोगी एग्जाम देते हैं तो वहां पे सभी को अवसर मिलेगा, अवसर में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर में आपको समानता देखने को मिलेगा, एक समान आपको ट्रीट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें न्याय, सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहां से बच्चा फंस जाता है। डायरेक्ट पूछेगा न्याय किस देश से लिया गया है, तो न्याय आपके कहां से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है बाबू आपके, तो रूस से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें रूस से लिया गया है, तो न्याय कितने प्रकार का होता है, तो न्याय 3 प्रकार का होता है। न्याय कितने प्रकार का होता है भैया, तो 3 प्रकार का। अब वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय होते हैं। जाहिर सी बात है आपसे क्या पूछ लेगा कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे यहाँ पे मैंने इसीलिए इस तरीके से कोई भी नहीं लिखवाता प्रस्तावना को, लेकिन मैं इस तरीके से लिखवाने का पीछे कारण ये था कि न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आपकी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, उपासना, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार। 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है। वही समानता या समता के बारे में बात करें, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। बंधुत्व कितने प्रकार की है, तो 1 प्रकार की। इन बातों को आप देख चुके होंगे। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं जो कुछ अन्य तथ्य बचा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, कि किसने प्रस्तावना को क्या कहा, ठीक है। जैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा, यही तीनों प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, आपको मैंने बताया कहां से, रूस से, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, तो 1 बार, ये तभी मैं आपको बताया था। कब हुआ है, तो ये मैंने बताया था, यहाँ पे भी लिखा है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। अगर आप डेट में कंफ्यूज होते हैं, आपसे पूछ ले 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 76, 78, 72 में कंफ्यूज है तो 4 2 कितना होता है, 6 होता है, इससे याद कर लेना। और ऐसे ही 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, 4 4 कितना होता है, 8 होता है। तो ये 42वां और 44वां में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था, संपत्ति का जो अधिकार था मूल अधिकार में, उसको हटाया गया था, ठीक है। अब ध्यान देना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, तो मैंने बताया कौन, ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा, प्रस्तावना को क्या कहा भैया, तो क्या कहा, संविधान की आत्मा। अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण संविधान का परिचय पत्र किसने कहा प्रस्तावना को, तो एन.के. पालकीवाला या एन.ए. पालकीवाला, ठीक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के किन के विचारों को जानने की कुंजी कहा जाता है, मतलब
पूर्ण रूप से ये कहा गया है कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एक ही बात है, सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ, तो उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है? संविधान जो संविधान के निर्माताओं थे, जैसे भीमराव अंबेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, उनके विचारों के जानने की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। उनके विचार क्या थे? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो पता होगा 1789, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं। हाँ, अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा था? तो संविधान को क्या कहा था? संविधान की कुंजी। प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी, तीन चीज हमेशा याद रखना। संविधान की कुंजी किसने किया? अर्नेस्ट बाकर ने। संविधान की आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को? ठाकुर भार्गवदास ने, ठीक है। और पहचान पत्र किसने कहा? तो आपके एन.के. पालकीवाला ने। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है बाबू? कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। आइए अब कुछ PYQ देख लेते हैं। पहला आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? तो मैंने क्या बताया अभी, जस्ट आपको मुश्किल 1 मिनट पहले बताया। कितनी बार? तो एक बार। कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। 1976 में। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संविधान संशोधन में क्या हुआ कि इसमें संशोधन किया गया, तो इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। और 3 शब्द कौन कौन से थे? वो समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इन्हीं 3 शब्दों को क्या किया गया? तो जोड़ा गया, ठीक है। चलिए, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से, भारत का उच्चतम न्यायालय से। तो बाबू प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग, हम अर्थात भारत की जनता के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनता से। मैंने आपको लोकतंत्र में जो बताया, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता के लिए, जनता पर जनता का शासन करना। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था बाबू। तो अर्थात जो संविधान है उसकी पूरी पावर अगर देखेंगे तो किसमें है? जनता में है। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? पहचान पत्र जैसे ही आए वैसे ही आपका दिमाग कहां जाए कि पहचान पत्र मेरा कहां बना था? तो पालकी में बना था। तो पालकी में बना था तो अगर ढूंढो क्या है, यानी पालकी वाला मिल गया। तो राइट आंसर क्या है आपका? पालकी वाला। आत्मा किसके पास जाएगा? आत्मा किसके पास जाएगा? तो ठाकुर भार्गव दास के पास। ठाकुर भार्गव दास के पास कहां जाएगा? आत्मा जाएगा। अगर कुंजी पूछेगा तो कुंजी कौन हो जाएगा बाबू? अर्नेस्ट बेकर। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट बेकर। अगर बात करेंगे कि आपसे कह दे कि चलो बताओ संविधान की आत्मा क्या है, तो राइट आंसर हो गया प्रस्तावना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब आपको बताना है आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32, जिसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत 5 तरीके की रिट जारी होता है। अभी मैं संविधान जब आगे पढ़ाऊंगा, मूल अधिकार पढ़ाऊंगा, तो वहां पे इसका बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या है? उद्देशिका को किस मामले में भारत का संविधान का हिस्सा माना गया? देखो, बेरूबारीवाद 1960 में हुआ, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के बीच जब बहस हुआ, वहां प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो कहां दिखा? यहां दिखा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? गणतंत्र या गणराज्य है, साम्यवादी है, लोकतंत्र है, संप्रभु है। साम्यवादी नहीं है बाबू, यही गलती करोगे। याद रखो मैंने क्या बताया? समाजवादी है। क्या है? समाजवादी है। समाजवादी को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? उल्लेखित नहीं है, बताइए। समता या समानता है। संघ है, हाँ संघ है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष भी है। महासंघ की बात कहीं कही गई है? नहीं कही गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महासंघ। क्या हो जाएगा बाबू? महासंघ।
प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है, न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो मैंने आपको क्या बताया, संप्रभु प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपना आंतरिक वह बाहर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी देश का अधीन नहीं है या किसी भी देश के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रभु। संप्रभु प्रभुत्व संपन्न को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, संप्रभु। ठीक है। समाजवादी शब्द पद किस वर्ष भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? कितनी बार बताऊं यार, कितनी बार? 1976। कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा, न्याय कहां से लिया गया है? न्याय कहां से लिया गया है? तो जल्दी जल्दी में क्या मार दोगे, फ्रांस मार दोगे, वहीं गलत हो जाएगा। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता लिया गया है, समानता लिया गया है, बंधुत्व लिया गया है। लेकिन अगर न्याय के बारे में बात करेंगे तो न्याय कहां से लिया गया है आपका? तो रूस की क्रांति ढूंढो, रूस की क्रांति। ठीक है, चलिए अगर आपको बात करें, हाँ प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना का उद्देश्य, जो प्रस्तावना का उद्देश्य है वो लिया गया है अमेरिका से। लेकिन अगर पूछ ले प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है, अगर भाषा पूछेगा तो आपको क्या मारना है, ऑस्ट्रेलिया। यही दोनों बच्चा कंफ्यूज होता है, यही दो प्रश्नों में। ठीक है, चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है। क्या पूछा है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया? यार एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, कब हुआ है? 1976 में, जिसको क्या कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जबरदस्त तरीके से ये सेशन समझ में आया होगा बाबू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन बजा देंगे, ताकि आपको जब भी मेरी क्लास, रोज तो रहती है वैसे, लेकिन अगर आप टाइम आपको नहीं पता हो तो 2 बजे होता है दोपहर में, अगर आप भूल जाते हैं, कोई काम में लगे हैं, तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी क्लास 2 बजे होने वाली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। फिर हम मिलेंगे नए सेशन के साथ। और अगला सेशन होगा संविधान का स्रोत, मतलब संविधान में जो आया है, जो प्रक्रिया है, किस देश से क्या लिया गया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके नए परिवार एग्जामिनेशन हब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों कवर पेज पे देख पा रहे होंगे जो आज का टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, तो वह है प्रस्तावना या उद्देशिका। अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक, जहां पे हम लोगों ने क्या देखा, भारत का संवैधानिक विकास, उसके पश्चात हमने क्या देखा, संविधान का निर्माण। ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया। जो अभी तक ये टॉपिक न पढ़ा हो बाबू, जाकर पढ़ लो। और मैं आपको बता दूं, जो ये क्लास चलाई जा रही है, ये यूपीएसआई, यूपीपी और यूपी SSC 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए सभी दोस्त जुड़कर यहाँ से जितने भी आपके टॉपिक, जितने भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हो, यहाँ से कवर करें, क्योंकि यहाँ पे PYQs भी कराया जाता है थ्योरी के साथ साथ। आप लोग देख सकते हैं, लिखा है क्या, थ्योरी प्लस टॉप 10 प्रश्न। मतलब जितने भी PYQ है, टॉप 10 में ही PYQ को, जितने भी PYQ और बचते हैं उनको भी बता दिया जाता है दोस्तों, और जो इतना और प्रश्न बनेगा वो भी बता दिया जाता है। हालांकि अगर आप PYQ नहीं कर रहे हैं, केवल मैं जो पढ़ा रहा हूं थ्योरी, मात्र आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बनाता हूं बाबू, बहुत ज्यादा मैं समय लेता नहीं। उसी में मैं आपको इतना दे दूंगा कि आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है प्रस्तावना, उसके बारे में जानते हैं कि प्रस्तावना है क्या, उद्देशिका है क्या। दोस्तों अगर मैं प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में बात करूं, प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में बात करूं, तो प्रस्तावना को किसने पेश किया था, तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको संविधान सभा की तीसरी जब बैठक हुई, क्या बाबू, तीसरी जब बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में प्रस्तावना या उद्देशिका को वहां पे प्रस्तुत किया। इसको किसने प्रस्तुत किया था, क्या बताओगे, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना को पेश किया था।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं बात करूं बाबू ये प्रस्तावना, प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रस्तावना का जो भाषा है, जो भाषा है वो कहां से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर उद्देश्य पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे अमेरिका। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया से इसका भाषा लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में इसे पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, अपनाया गया इसको। ठीक है, चलिए अब देखो बाबू, अब विवाद हुआ प्रस्तावना या उद्देशिका को लेकर। क्या विवाद हुआ कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है, संविधान का अंग माना जाए या संविधान का अंग नहीं माना जाए। तो हुआ क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो हमारी प्रस्तावना में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उसको जानते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेरूबारीवाद 1960 में क्या हुआ, केशवानंद बनाम भारती केरल राज्यवाद उसमें क्या हुआ 1973 में। ठीक है, दोनों बताऊंगा। उससे पहले प्रस्तावना, अभी तक जो भी जितने भी बच्चे चाहे सरकारी किताब लिया होगा तो वहां पे एनसीईआरटी किताब लिया होगा, वहां पे प्रस्तावना सबसे आपके सिलेबस से पहले ही पेज पे ये लिखा रहता है क्या, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र का राज्य बनाने के लिए उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्या है, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना का अर्थ होता है बाबू एकदम प्रारंभिक चीज। ठीक है, चलिए, हाँ, आप कभी भी कुछ भी अब बनाते हैं किसी टॉपिक पे, अगर आप इसे लिखते हैं सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। वैसे ही संविधान की ये प्रस्तावना है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ क्या हुआ। देखिए क्या लिखा है, हम भारत के लोग, मतलब हम मतलब जनता, ठीक है बाबू, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है आगे मैं एक एक शब्दों को बहुत अच्छे से विश्लेषण करूंगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या दिलाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। मतलब देखो मैं इस तरीके से लिखवाया हूं कि ये अगर न्याय के बारे में बात किया तो न्याय कितने प्रकार के हो गए, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक। अब मैं आपको बताऊंगा अभी न्याय कहां से लिया गया है, तो न्याय लिया गया है रूस के संविधान से। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 1 2 3 4 5, मतलब कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कहां से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर में आपको समानता देखने को मिलेगा। तो समानता कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, ये पूछा जाता है। बंधुत्व कितने प्रकार के हैं, जो ये बंधुता है, बंधुत्व कितने प्रकार के, तो 1 प्रकार का है बाबू, ध्यान देना। ठीक है, चलिए, संविधान कब अंगीकृत हुआ, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कब अंगीकृत हुआ, कब अधिनियमित हुआ, कब आत्मार्पित हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना। अब आगे देखते हैं एक एक शब्द को। उससे पहले बेरूबारीवाद, बेरूबारीवाद 1960 में क्या कहा गया कि प्रस्तावना, प्रस्तावना जो जरूरी बातें हैं बाबू बस वही जानो। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबारीवाद में यही पूछेगा आपसे किस मामले में कहा गया कि संविधान, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, बेरूबारीवाद जो 1960 में हुआ था वहां पे क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद 1973 में एक आता है क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यहां पे क्या कहा गया कि प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंग है, तथा
इसकी जो मूल संरचना है उसमें हम लोग संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन जो नए शब्द जोड़ना हो उसमें हम संशोधन करके उसको जोड़ सकते हैं। मतलब जो मूल प्रस्तावना है उसमें हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। ये कब कहा गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो कब हुआ था? 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है बाबू, बहुत बार पूछा है, ध्यान देना। अब आगे देखते हैं। हाँ, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन 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 अगर आपसे पूछे संविधान की आत्मा क्या है तो आपको बताना है प्रस्तावना। बट अगर पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसमें निहित है, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है, निहित है। लेकिन आपसे अगर पूछे, केवल पूछे संविधान की आत्मा, अगर भीमराव अंबेडकर नहीं लिखा गया कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तब आपको क्या बताना है? प्रस्तावना या उद्देशिका, दोनों एक ही चीज होता है, उसी का नाम प्रस्तावना है या उद्देशिका है। हाँ, ध्यान देना। संविधान की आत्मा कौन कहा? तो बाबू कौन कहा? ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास क्या कहा? संविधान की आत्मा। अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा? संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी। संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो संशोधन कब हुआ वो मैं आपको बताता हूं। ये संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1976 में, 4/2/1976 में, उसमें संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष, या इसी को कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही चीज होता है। मैं आपको आगे समझाता हूं, आगे फ्लो चार्ट में पूरा समझाता हूं आपको क्या क्या होता है। देखिए, एक एक शब्द को अब हम लोग सीखते हुए चलेंगे। आपने क्या वहां पढ़ा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है बाबू, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अपना आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, इसका मतलब भारत का, जो भारत के अंदर जो राज्य हैं उनका निर्णय लेने के लिए, और बाहर, भारत के बाहर, जैसे भारत का किसी देश के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा है, जैसे अभी आपने देखा है भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था बाबू, तो वहां पे भारत खुद अपना निर्णय ले रहा था कि मुझे स्ट्राइक कैसी करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, क्या स्ट्राइक करनी है। तो अर्थात इसका कहने का यह मतलब, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि आप अंदर और बाहर दोनों तरीके से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब आप गुलाम नहीं है, किसी देश के अधीन नहीं है। ये किसका अर्थ होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है। ठीक है, हाँ, याद हो गया होगा। अब पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही चीज होता है। देखो बाबू, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि संविधान जो है वो किसी एक धर्म को नहीं मानेगा। जितने भी धर्म है, कोई भी राज्य एक धर्म को नहीं मानेगा। जितने भी धर्म हैं सभी का क्या करेगा? सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा। ध्यान देना। सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा। कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र एक धर्म को नहीं मानेगा। ध्यान देना। लोकतंत्र के बारे में बात करूं तो लोकतंत्र की परिभाषा आपको पता होगा, अब्राहम लिंकन द्वारा क्या है? जनता के लिए, जनता द्वारा जनता पर शासन करना ही क्या है? लोकतंत्र है। मतलब लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जनता ही सब कुछ है। हम आप जैसे आम जनता है, हम आप में से ही राजा चुना जाएगा, जो शासन प्रशासन हम पर करेगा आम जनता में से ही चुना जाएगा। चूज कौन करेगा? जनता करेगी, हम ही चूज करेंगे। और जिसको हम लोग चुनेंगे वो शासन किस पे करेगा? तो हम पे ही तो शासन करेगा। इसीलिए क्या होगा? जनता के लिए, जनता पर, जनता द्वारा शासन करना। ये आपको शब्द देकर पूछेगा कि ये किसने कहा, तो आप क्या बताएंगे? अब्राहम लिंकन।
ठीक है, अब्राहम लिंकन द्वारा इस शब्द को कहा गया था। तो लोकतंत्र का अर्थ मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का प्रशासन, जनता का शासन, जनता का प्रशासन। ठीक है, अब क्या है गणराज्य। गणराज्य या इसी को क्या कहा जाता है गणतंत्र। गणतंत्र देखो बाबू, गणतंत्र का मतलब भी होता है क्या, गण मतलब भी होता है जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन क्या कहा जाएगा गणतंत्र। अब देखना ये गणतंत्र होता क्या है। देखो एक होता है गणतंत्र, एक होता है राज्यतंत्र। गणतंत्र का अर्थ ये होता है ऐसी शासन व्यवस्था, समझाता हूं आपको, ऐसी शासन व्यवस्था जो वंशानुगत न हो, वंशानुगत न हो, मतलब जनता द्वारा चुना जाए, जो हम पे शासन करेगा। आखिर ये जो आप देखते हैं निर्वाचन प्रणाली बनी क्यों है, वोट डालने का अधिकार हमें दिया क्यों गया कि हम चूज करेंगे कि हम पर शासन कौन करेगा, चाहे नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री का, तो उनको कौन वोट दिया, जनता ने वोट दिया, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने, हम पे शासन कर रहे हैं। क्या राजा का बेटा राजा बना, जैसे पहले के समय में क्या होता था, जो राजा बन गया, जो हम पर शासन कर रहा है, उसी का लड़का उत्तराधिकारी होगा, तब उस समय को इस प्रशासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था राजतंत्र। लेकिन अभी क्या है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ क्या हुआ, ऐसी शासन व्यवस्था जो वंशानुगत न चले, जो जनता के आधार पर चुना जाए, जो काबिल होगा उसे ही चूज किया जाएगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता जिसे चूज करेगी वो राजा बनेगा। चलिए क्लियर हुआ गणराज्य क्या है, क्लियर हुआ ना। आगे देखते हैं समाजवादी। समाजवादी 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 का अर्थ क्या होता है बेटा, जो समाज के प्रति अपनी सकारात्मक सोच रखे। इसका मतलब जो समाज के बारे में सोचे उसे क्या कहा जाता है समाजवादी। ठीक है, चलिए 3 शब्द को जोड़ा गया था। मैंने क्या बताया, जब संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ एक बार, कब हुआ बेलसहमा संविधान संशोधन 1976 में, तो वहां भी 3 शब्दों को जोड़ा गया। उन 3 शब्दों को क्या क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे क्या क्या, समाजवादी, अखंडता एंड पंथ निरपेक्ष। अखंडता का क्या मतलब हुआ कि भारत में जितने भी राज्य हैं